और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर किया गया। सोपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर इलाके में ये कार्रवाई की गई। आमने सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एनकाउंटर में आतंकियों को 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रात भर चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित भी शामिल है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर बीकानेर से, बीकानेर बिल्डिंग हादसे पर अपडेट। अब मृतकों के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन। कल शाम यह हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कल निर्माणाधीन बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिर गया था। अब मृतकों के परिजन 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग के साथ धरने पर बैठ गए हैं और कहा है इन्होंने कि मांग पूरी होने तक शव नहीं उठाया जाएगा। गंगा शहर में हादसा मामला, कल शाम बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। और बड़ी खबर दौसा से, दौसा में नकली दूध का भांडाफोड़ किया गया। नकली दूध बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। हजारों लीटर सिंथेटिक दूध भी यहां से पकड़ा है। पुलिस ने 3000 लीटर से ज्यादा नकली दूध यहां से जब्त किया है। दूध के 82 ड्रमों से भरी पिकअप को जब्त किया पुलिस ने। जांच और सैंपल के लिए भी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के दोवड़ गांव में 70 वर्षीय महिला मोहनबाई की लाश 11 जून को सुनसान जंगल में मिली थी। मृतका के जेवरात गायब थे। इस ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 10 दिन में पर्दाफाश किया और दोवड़ गांव के ही 2 आरोपियों किशन सिंह और केशर सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी केशर सिंह ने मृतका से 60,000 रुपए उधार ले रखे थे। वो पैसे लौटाने के लिए कह रही थी। ऐसे में उसने अपने साथी के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी और जेवर लेकर फरार हो गए। टीम के अथक प्रयास से 2 अक्यूज्ड सोहन सिंह और किशन सिंह को हमने अरेस्ट कर लिया है। इनमें से एक अक्यूज्ड ने महिला से 60,000 रुपए उधार ले रखे थे और क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये दोनों साथ में काम करते थे और अपने गांव आए हुए थे, आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी। इसको देखते हुए इस महिला का इन्होंने मर्डर कर दिया। मर्डर में जो गहने वगैरह हैं वो हमें अभी भी रिकवर करने हैं, पर इन्होंने मर्डर करना कबूल। खबर कोटा से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जुआरी को गिरफ्तार किया है। जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 64,800 रुपए का कैश भी इनके पास से बरामद किया गया। पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी, छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार किया। इटावा थाना पुलिस की एक कार्रवाई। कोटा से बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोटा में इटावा थाना पुलिस ने कार्रवाई की, एक मकान पर दबिश दी, छापा मारकर यहां से 9 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है और इनके पास से 64,800 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। इटावा के फतेहपुर रास्ते में इस मकान पर दबिश दी गई। जयपुर में एक रोहिंग्या शरणार्थी का फर्जी पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर अब तफ्तीश शुरू कर दी है। फर्जी पासपोर्ट पर रोहिंग्या शरणार्थी की विदेश यात्रा। 8 महीने पहले सऊदी अरब की यात्रा। सुरक्षा में सेंध।
एक शरणार्थी जिसने 29/9/2014 को एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के उसने विदेश यात्रा की है सऊदी अरब की। पुलिस का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के पूरे रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालय से उसके समस्त दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। उसके पश्चात ये है कि इसने दस्तावेज किस तरीके से क्या क्या फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें अभी रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात रिकॉर्ड के बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी ने कब फर्जी दस्तावेज को तैयार कर पासपोर्ट बनाया था और कब विदेश यात्रा की। तो साल 2014 में सुल्तान नाम के रोहिंग्या शरणार्थी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट की वैधता 2014 से 2024 तक की थी। जनवरी 2019 में सऊदी अरब गया, 8 महीने बाद वापस लौटा। बहरहाल मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। खबर कोटा से। कोटा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। नांता बरड़ा बस्ती में खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्षों में 3 युवकों पर चाकू और सरियों से हमला किया गया। तीनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमबीएस अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीआई और डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। झगड़े के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबार को लेकर पुरानी रंजिश के तहत ये खूनी संघर्ष हुआ। बरड़ा बस्ती नांता इलाके में हुई इस वारदात में दीपक, मनोज और गोलू का फिलहाल एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालों की सफाई को लेकर जयपुर के दोनों नगर निगम भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर है। राजधानी में मॉनसून से पहले हर साल नालों की सफाई का काम किया जाता है, ताकि बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो सके और लोगों को जल भराव से किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन मॉनसून दस्तक देने को तैयार है और अभी तक नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो कई इलाकों में नाले गंदगी से पटे पड़े हैं। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के शाहपुरा बाग इलाका जो कि आमेर रोड पर आता है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो नाले हैं वो यहाँ पर भरे पड़े हैं। अभी तक यहाँ पर जो कचरा है वो फिलहाल साफ नहीं किया गया, यानी कि जो नालों की सफाई का काम है वो यहाँ पर नहीं किया गया है और जो नाले हैं वो कचरे से इसी तरीके से यहाँ पर भरे पड़े हैं। हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम के दावों की माने तो उनके एरिया के 1/3 नाले साफ हो चुके हैं। बाकी बचे अंदरूनी इलाकों के नाले भी बारिश से पहले साफ कर लिए जाएंगे। इस बार बरसाती नाले के टेंडर्स हमने टाइमली कंप्लीट कर दिए थे और आज तारीख तक हमारे लगभग 99% नाले क्लियर हो चुके हैं और जो कुछ नाले बचे हुए हैं वो आज या कल में फाइनल हो जाएगा। एक बार हमारी सारे नालों की सफाई कंप्लीट होने वाली है। तो ये टोटल हमारे 7 जोन में 600 नाले हैं, जिनमें से अभी 4 दिन तक पहले 259 नाले साफ हुए थे। लेकिन मेरे दौरे के बाद में जिस तरह से जो वो एक्टिव बोर्ड में आए हैं। पिंक सिटी में हर साल जल निकासी न होने से बरसात का पानी तबाही लेकर आता है। उम्मीद है दोनों नगर निगम शहर के भीतरी इलाकों की हकीकत को समझेंगे और युद्ध स्तर पर नालों की सफाई का काम अमल में लाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। कोरोना काल में कई काम धंधे ठप हो गए हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, मजदूर भी खासे परेशान हैं, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा योजना इनके लिए एक बड़ा सहारा है। डूंगरपुर जिले में भी ये योजना वरदान साबित हो रही है। डूंगरपुर वासियों के लिए सरकार की एक योजना
आजीविका का बड़ा साधन बन गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा योजना से लोगों को सहारा मिला है। खास तौर पर इस कोरोना काल में जब लोगों के पास कमाई का साधन नहीं था। हालांकि अप्रैल और मई महीने में जब कोरोना मामले बढ़े तो सरकार ने मनरेगा कार्यों को भी बंद कर दिया, जिससे लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए। लेकिन अब एक बार फिर मनरेगा कार्य शुरू होने से श्रमिकों को राहत मिली है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने बताया कि मनरेगा कार्य शुरू किया गया है। जिले में 353 पंचायतों में 1,15,075 श्रमिक काम कर रहे हैं। सरकार ने और थोड़ी छूट दी है कि 30 तक की लेबर हम एक साइड पे लगा सकते हैं और इसी वजह से बीच में हमारा क्योंकि नरेगा बंद हो गया था, उससे पहले लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा की लेबर लगी हुई थी, बट फिर एकदम से नरेगा बंद हुआ। धीरे धीरे इंडिविजुअल वर्क्स चालू हुए, फिर 20 की लेबर लगने लगी। अभी फ़िलहाल जो है 30 की लेबर का टारगेट मतलब हमें अलाउड है, एक पर्टिकुलर साइट पे हम 30 की लेबर लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे हमारा लेबर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। आज के दिन 1 लाख से ज़्यादा लेबर डिप्लॉयड है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे जो प्री कोरोना के जो फिगर्स है वहाँ तक हम पहुँचें। मनरेगा कार्यस्थल पर कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है, इसलिए एक जगह 30 श्रमिक लगाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। साथ ही कार्यस्थल पर मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बहरहाल ऐसे मुश्किल वक्त में काम मिल जाने से अब गरीब लोगों की मदद होगी और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पंवार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और सरकार वेंटिलेटर पर है। ये फर्क तो करना ही पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इतने वर्षों तक वंश के पीछे चली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं मानता हूं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, पार्टी का संविधान मजबूत है और पार्टी अपने आप में एक सशक्त संगठन के नाते चलती है। उसका सब हम लोग अनुसरण करते हैं। तात्कालिक रूप से कुछ चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में मुखर होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक विराट ऐसा समुद्र है जो विचारधारा और संगठन के आधार पर आगे बढ़ता है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से कुछ तात्कालिक रूप से कुछ लोग अपनी इच्छा से कुछ बयान जारी करते हैं, लेकिन पार्टी की सेहत पर, पार्टी के संगठन पर, पार्टी के विचार को वो प्रभावित कर पाएंगे, ऐसा नहीं। और मैं कह चुका हूँ, एक लाइन में मेरा जवाब यही है कि पार्टी की बात पार्टी के फोरम पर कही जानी चाहिए, प्रामाणिकता से कही जानी चाहिए। आज नेतृत्व का न तो कोई मसला है न चुनाव है, और जब योग्य समय होगा, केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, किसको नेता तय करता है, जिसको भी तय करेगा हम उसके पीछे चलेंगे। कल को मान लीजिए रविंद्र श्रीमाली जी को तय कर देंगे तो हम इनकी जिंदाबाद लगाएंगे। तो जो पार्टी का नेतृत्व है वो तय करेगा, इसलिए इस समय इन बयानों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पर राजस्थान में जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर से भी ज्यादा विकट स्थिति में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम सब ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, जातिवाद, इन तमाम मसलों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, श्री राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 तमाम बातों का, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पसंद बनी। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस, इसके आगे वाड्रा की कांग्रेस, ये ट्विटर खेलती है। लोगों की जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जुम्मा 2.5 प्रदेशों में सरकार, उसमें राजस्थान बड़ा प्रदेश है, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष का जो दृश्य है वो दिखता है। आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य में शुमार है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है दलितों और महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार है। आप देखते हो, मैं पिछले दिनों उदयपुर का भी एक वीडियो देखा, इकबाल खत्म हो गया। बेरोजगार लगातार वर्चुअल भी धरने पर हैं। एक बड़ी संख्या में नेशनल जो चैम्बर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का जो संस्थान है वो ये कहता है कि 27.7% ये बेरोजगारी की दर राजस्थान में सर्वाधिक है। कानून व्यवस्था का मैं जिक्र कर चुका इस प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, विकास के काम ठप हो गए, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण विकास हो, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का,
जब आप लोग कई बार सवाल करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में झगड़े में फर्क क्या है, पीसीसी के चीफ को पीसीसी के अध्यक्ष को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पीसी के चीफ को बर्खास्त किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किसने किया? हेमाराम उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, धरने पर क्यों बैठते हैं, इस्तीफा क्यों देखते हैं, भरत सिंह जी चिट्ठी क्यों लिखते हैं? ये तमाम बातें जो कांग्रेस को कमजोर करती हैं और कमजोर सरकार का असर सीधे सीधे गवर्नेंस पर पड़ता है और वो गवर्नेंस के कारण राजस्थान की जनता का हित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सरकार है अंतरकलह की, अंतर्विरोध की सरकार है और जो सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है वो वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर हटते ही इस सरकार का भी हटना तय है। देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामान्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जुगाड़ की सरकार है। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता है कि नहीं चलता, लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जुगाड़ चलता है, जिसमें फंटा किसी का होता है, स्टीयरिंग किसी का होता है, टायर किसी का होता है, हॉर्न उसमें होता नहीं, लाइट उसमें होती नहीं, वो चलने से ही आवाज करता है। इस तरीके का जुगाड़ है। 99 का था, बीएसपी को मर्ज किया, इंडिपेंडेंस को मर्ज किया और उस आधार पर यह सरकार चली। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज्यादा थी, सरकार को चलाने की कम थी। यही कारण था कि कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। इसलिए कांग्रेस के भीतर जो असंतोष है वो एक संकेत निश्चित रूप से दे रहा है कि राजस्थान कहीं मध्यावधि चुनाव की तरफ तो संकेत नहीं कर रहा। बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज भारत के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है और इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। को है बढ़ाता मन को छाया, आज है मंगल छाया, योग को है अपनाता, लाभ निश्चित निश्चित पाता, जिसने इसका लाभ है पाया। आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने योग दिवस पर योग किया। चलिए सीधा लिए चलते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोल रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पे 800 टोटल बेड हैं। अभी कुछ नए आईसीयू के बेड बन रहे हैं, जिनको मैं देख के आया। करीब 30 बेड नए हैं और 80 करीब फाइनेंस में हैं, जिनकी स्वीकृति आना बाकी है। ऐसे कुल मिला के 200 बेड आईसीयू के यहाँ हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स भी यहाँ लग रहे हैं। रिक्वायरमेंट पर डे यहाँ पर, क्योंकि कोविड के लिए हम लोग अगर तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करती है तो करीब 600 बेड हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे यहाँ, और वो सब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उनको हम आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें करीब 300 अप्रोक्सीमेट पैनल और लगा के और सब और बेड को भी हम आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और जहाँ तक 600 बेड अगर कोविड के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम रख रहे हैं, तो जो जनरेशन प्लांट है वो 600 वो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी है और 600 ही सिलेंडर बनाने की उनकी भी कैपेसिटी होगी। तो कुल मिला के ऑक्सीजन की भी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से प्लांट्स भी जनरेशन के लग रहे हैं और लिक्विड प्लांट भी। तो दोनों को मिला लेंगे हम तो करीब 1500 लीटर ऑक्सीजन की हमारे पास यहाँ सपोर्ट रहेगी। बाकी जब 200 क्रिटिकल बच्चे, तब भी जब 600 हम वहाँ कर देंगे कोविड के लिए, वो नीकू जिसको बोलते हैं, वो जो क्रिटिकल बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जारी रहेगा। और बाकी जो बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनको हम सिटी कॉलोनी और गनगोली वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा यहाँ का प्लानिंग है।
सर वेंटिलेटर को लेकर के आपने डायरेक्शन दिया कि जो बड़ों के लिए वेंटिलेटर पहले परचेज किए गए थे उन्हीं का उपयोग इसमें किया जाए, सॉफ्टवेयर बदलाव वगैरह करने की बात में समझ। वो तो पहले से ही डायरेक्शन जारी कर रखे हैं हमने, वो यहाँ के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए है। ये टेक्निकल बात है एक्चुअली, और इसके बारे में चर्चा भी हुई है कि अगर मान लो उसमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना है बच्चों के यूज में लेने के लिए, तो उसको करने की पहले से डायरेक्शन दे रखी है गवर्नमेंट ने। एक तरह मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासतौर पे जिनके परिजन कोविड पॉजिटिव रहा है या लक्षण है, ऐसे बच्चों के लिए क्या निर्देश? यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है ना, अभी हमने देखा ना वार्ड में, तो उन बच्चों का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सर आज से एक नया पेज शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, राजस्थान की क्या पोजीशन है वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन सप्लाई को लेकर और वेस्टेज को लेकर? देखिए मैंने कई बार कहा है ये बात कि हमको जब 50 लाख देश में डोज लगी वैक्सीन की तो राजस्थान पहला कंट्री था। जब 1 करोड़ डोज लगी तो एक दिन बाद पहले महाराष्ट्र था, उसके दूसरे दिन सेकेंड डे हम लोग भी नंबर 1 स्टेट्स में आ गए थे। और अब जब 2 करोड़ लगी है, 2 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 18 से 44 साल की एज ग्रुप का अलग सिस्टम था। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से इनको वैक्सीनेट करने की घोषणा की थी, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी थी। तो हमने दोनों जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनको करीब 102 करोड़ रुपए एडवांस में दिए और उन्होंने 31 मई तक हमको करीब 17,87,000 वैक्सीन दी। वो हमने 31 मई तक लगा दी। उसके बाद उनकी सप्लाई आई नहीं। उन्होंने कहा 9 जून तक देंगे, तो वो उस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन हमने बंद किया। हमारे 40 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी बाकी है एडवांस के रूप में। जैसे जैसे वो वैक्सीन, क्योंकि अब तो वो सवाल ही नहीं है, 21 तारीख आ गई आज, अब तो जो भी वैक्सीन मिलेगी किसी भी एज ग्रुप के लिए लगा सकते हैं। तो ये झगड़ा तब तक था जब प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की थी, और 21 जून तक ही था ये। अब तो वो भी वैक्सीन अगर आती है, जो पैसा हमने एडवांस दे रखा है, वो हर एज ग्रुप के लिए लगेगी वो। तो राजस्थान में जो वैक्सीन इन्होंने हमको दी, 2 करोड़ 8 लाख तो हमने लगाई दी, कुल वैक्सीन मिली 2 करोड़ 21 लाख। उसमें से 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। वेस्टेज हमारा पूरे कंट्री में सबसे कम है। ये जो भ्रांतियां फैलाई गई कि 11.5 लाख डोज बर्बाद हो गई, या सारी वैक्सीन को हमने गड्ढे में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि वेस्टेज हमारा 0.7% है। पहले जब हमने बताया था 2.8, तब ये जो कोविन और इविन सॉफ्टवेयर है, इसमें इंदराज करने में, एंट्री करने में डबल फिगर एंट्री हो गए थे। तब भी मैंने कहा था कि ये गलती होने के बाद एरर है। तब भी हमारा 2.08 था, लेकिन वो एरर करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो गया। तो अब हमारा 0.7% है। और पूरे कंट्री का मैंने उस दिन भी बताया था कि 6% वेस्टेज है। 10% जब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया था कंट्री में, भारत सरकार ने परमिट किया था, ये जानते हुए कि देश की परिस्थिति क्या है, उन्होंने खुद ने माना। पूरी दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग निरोग और स्वस्थ जीवन का आधार है। ऋषिकेश से आरोग्य धाम आयुर्वेद उपचार केंद्र के योगी डॉक्टर अमृतराज से जानिए तनाव दूर करने वाले ब्राह्मी प्राणायाम के बारे में। मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी को दूर भगाने के लिए, डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए, ये है ब्राह्मी प्राणायाम के वेरिएशंस हैं, जिसको बम्बल की प्राणायाम बोलते हैं। सबसे पहले आप हथेलियां सिर पर रखेंगे, फिर आप हथेलियों को कानों पर रखेंगे, फिर गर्दन पर, फिर आप हृदय पर, फिर पेट पर, फिर घुटनों पर, फिर आपकी ये तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर। तो इसमें करना क्या है कि नाक से और मुंह से आवाज करनी है।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।